हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जो सब्जेक्ट है EDU BEd 114। सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा के मूल तत्व। इसका पार्ट 5 है और यूनिट 3 के 10 क्वेश्चन को हमने पार्ट 4 में ऑलरेडी डिस्कस किया है। लगभग 8 क्वेश्चन यहाँ पे और हैं जिसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद हम आगे यूनिट 4 की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा शोर की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इसको आपको मैनेज किसी भी तरह करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है वेट करते करते कि अब शोर कम होगा। इलेक्शंस चल रहे थे, इस वजह से मैं रुकी हुई थी, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। बट मेरा घर बिल्कुल सामने फ्लाईओवर है, रोड के बिल्कुल सामने है, तो इसका कुछ नहीं कर सकते। तो प्लीज़ इसको मैनेज करिए और अगर इसकी तरफ ध्यान देंगे तो आपको लगेगा ये हर्डल है। अगर आप वीडियो में जो मैं बता रही हूँ उसकी तरफ ध्यान देंगे तो आपको शोर की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये एक बात है। जिन लोगों ने भी पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो मैं नीचे प्लेलिस्ट में डाल दे रही हूँ, वहाँ आप जाके देखिए। माइक्रो टीचिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पिछले वीडियो मैंने आप लोग को बताया था, वो काफ़ी उसको ध्यान से देखिए। कौन है? तो चलिए बिना कुछ देर के हम वीडियो के पार्ट 5 को शुरू करते हैं। ठीक है, पार्ट 4 में हमने माइक्रो टीचिंग के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई थी आप सभी को कि इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, कब दिया, इंडिया में किसने दिया, कितने तरह की स्किल्स होती है। ठीक है, और इस माइक्रो टीचिंग का एक प्लेलिस्ट है मेरे पास, उसमें 2 वीडियोज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ है, एक में मैंने दूसरे वीडियोज़ में मैंने जितनी भी तरह की स्किल्स हैं उनको एक्सप्लेन किया है विद द कंपोनेंट के साथ में, उसको ज़रूर देखिए। ठीक है, तो इसके पहले क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों ने रीइंफोर्समेंट स्किल के कंपोनेंट्स की बात की थी। ठीक है, और मैंने बताया था आप सभी को कि स्किल के कंपोनेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको बहुत ध्यान से समझेंगे तो ऑटोमेटिक आप उसको समझ लेंगे कि भाई कौन कौन से पॉइंट्स किस स्किल में आएंगे। ठीक है, जैसे सबसे बेसिक क्या है कि इंट्रोडक्शन स्किल, जो प्रस्तावना स्किल होती है, वही एक ऐसी स्किल है जो पूर्व ज्ञान से संबंधित है। पूर्व ज्ञान से जोड़ के कक्षा में जो पठन पाठन है उसको शुरू किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक की बात की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टिमुलस वेरिएशन में जितने भी तरह के आपके नॉन वर्बल, मतलब आप मुंह से जो बोलते हैं वो वर्बल में आता है, और जैसे मैं अभी हाथों को ऐसे कर रही हूँ या मतलब फेशियल जो एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके आगे आ जाएंगे नॉन वर्बल में। तो स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल में ये सारी चीज़ें आपकी आती है नॉन वर्बल। ठीक है, अब देखिए स्वर में उताव चढ़ाव। ठीक है, जैसे मैं कभी ऊंचा बोल रही हूँ, अभी गला ख़राब है तो फिर बहुत मुश्किल से बोलना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो भी स्वर में उतार चढ़ाव है ये आ जाएगा। जेस्चर्स, हाथों के संकेत आ जाएंगी। मुख की जो मुद्राएं आ जाएंगी, मैं स्माइल करके पढ़ा रही हूँ या सैड करके, सैड मतलब फेस एक्सप्रेशन करके। मेरा सैड मत देखिए, बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, तो किसी का भी सैड नहीं देना जी, सैड होने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, कुछ ऐसे पॉजिटिव तो आने वाला नहीं है सैड हो करके, बट ठीक है, ये एक इमोशन का पार्ट है। तो मैकडूगल की 14 इंस्टिंक्ट्स याद आ रहे हैं। तो फिर तीसरा है पॉज, मौन विराम। ठीक है, पॉज लेते हैं तो वो भी जैसे अक्सर क्लास में अचानक से शोर होने लगता है तो शिक्षक क्या करता है, मतलब स्टिमुलस वेरिएशन के पॉज स्किल का यूज़ करता है। उसमें क्या होता है, अचानक से चुप हो जाता है। फिर सारे बच्चे अचानक से चुप हो जाते हैं कि देखते हैं अरे ये टीचर को क्या हो गया, ये अचानक से चुप कैसे हो गया, लगता है कुछ तो खतरा होने वाला है। तो वो अचानक से सब शांत हो जाते हैं। तो ये भी मतलब शिक्षक इसका भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मेरे प्रैक्टिकल में पूछा गया था कि व्हाट इज़ माइक्रो टीचिंग। मैंने पूरी डिफिनेशन बता डाली, बट मेरे सर को चाहिए था स्केल डाउन क्यों नहीं बोला। ठीक है, तो हो जाता है एक्चुअल प्रैक्टिकल के टाइम पे। आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं बता रही हूँ, मेरे टाइम पे मैंने सब कुछ बता दिया। उसमें 36 मिनट, 6 मिनट और ये होता है, बट उनको स्पेसिफिक वर्ड चाहिए था, स्केल डाउन टीचिंग। ठीक है, तो ये एक बात है। तो माइक्रो टीचिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ, तो यहाँ पे मैंने बता दिया आंसर आपको, स्केल डाउन टीचिंग। और अब तक आपको तो पता ही चल गया होगा, इंटेलिजेंट है आप लोग काफ़ी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे देखिए, क्यों भाई वीडियो रिकॉर्ड करने का क्यों प्लान बना रखा है, ख़राब करना है वीडियो।
एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, रादर फोकसिंग ऑन द बैकग्राउंड नॉइस। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखिए, 1959 में शिक्षण के शाब्दिक व्यवहार के अंकन एवं विश्लेषण हेतु एक विशिष्ट प्रणाली का विकास किसने किया था? ठीक है, तो यहाँ पे जब भी इंटरैक्शन एनालिसिस की बात हो, ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका नेड ए फ्लैंडर, NA फ्लैंडर। ठीक है, तो इन्होंने फ्लैंडर इंटरैक्शनल एनालिसिस, जिसका फुल फॉर्म है FIACS, ठीक है, फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। ठीक है, मैं बता नहीं सकती कि मैं किस तरह से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, खैर, तो FIACS है फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। ठीक है, FIACS। जो भी अंग्रेजी माध्यम के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, FIACS पूर्ण जानकारी के नाम से एक फ़ाइल है टेलीग्राम में, उसमें बहुत ही अच्छे से दिया है। और जो भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका एक मतलब वीडियो अलग से बना दूँ, बट कोशिश यही है कि इसी वीडियो में मैं आपको उतना बता दूँ कि अगर एग्ज़ाम में आए तो आप इसको लिख लें। ठीक है, तो ये फ्लैंडर NA फ्लैंडर है, इन्होंने मतलब एक इंटरैक्शन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट दिया है, और जिसमें वर्बल प्रैक्टिस होती है टीचिंग की, और 1959 में। ठीक है, तो यहीं से मैं पहला क्वेश्चन बनाती हूँ कि हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरैक्शन एनालिसिस? तो NA फ्लैंडर। दूसरा क्वेश्चन बन गया कि नेड ए फ्लैंडर ने इंटरैक्शन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट कब दिया? 1959 में दिया। तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया कि जो नेड ए फ्लैंडर की इंटरैक्शन एनालिसिस है, ये हमेशा वर्बल प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग की बात करती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया कि मतलब अगर आ गया कि इंटरैक्शन एनालिसिस जो है वो किस तरह की प्रैक्टिस की बात करती है, पहला वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल, तीसरा हो गया A and B, तो नॉन वर्बल आप नहीं लगाएंगे, आप वर्बल लगाएंगे। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन देखिए यहाँ मैंने बनाए, ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मतलब ऐसा समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जिससे हिंदी और अंग्रेजी दोनों लोगों को समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एडिशन किया गया है कि 1959 में नेड फ्लैंडर ने कक्षा में होने वाले शाब्दिक व्यवहार, ठीक है, शाब्दिक है, वर्बल है, नॉन वर्बल नहीं है इसमें, विश्लेषण हेतु एक विशिष्ट प्रणाली का विकास किया जिसे FIACS कहते हैं, इंग्लिश में फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। इन्होंने इसका विकास मिनीसोटा यूनिवर्सिटी में किया था। ये टाइपिंग मिस्टेक है, मिस्टेक पे ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है, हो जाती है हमसे भी मिस्टेक। तो फ्लैंडर जी ने क्या किया था, वर्बल बिहेवियर को कुल 10 भागों में बांटा था। ठीक है, कितने भागों में बांटा था? 10 भागों। चौथा क्वेश्चन अब ये हो गया कि फ्लैंडर ने वर्बल बिहेवियर जो है उसको कितने भागों में? 10 भागों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, पैर में चोट लग गई। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखिए, तो जो इंटरैक्शन एनालिसिस है उसको 10 भागों में बांटा गया, बट अगर कैटेगरी की बात करें, ठीक है, कैटेगरी या पार्ट की बात करें तो 3 पार्ट है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। पहला है टीचर टॉक, दूसरा है प्यूपिल टॉक, तीसरा है साइलेंस और कन्फ्यूज़न। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 3 तरह की कैटेगरी है, टीचर टॉक अध्यापक कथन, प्यूपिल टॉक छात्र कथन, तीसरा हो गया साइलेंस और कन्फ्यूज़न। 3 कैटेगरी हैं और 10 भाग हैं। ठीक है, तो हर कैटेगरी में कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन वहाँ देखिए कि किसने डेवलप किया एक ऐसा सिस्टम कि जिसमें जो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के बिहेवियर को मेज़र किया जाए। अगर फ्लैंडर की बात करें तो उन्होंने सिर्फ वर्बल की बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A इज़ राइट। चार्ल्स ग्लोबे ने दोनों ही तरह की उसकी बात की थी, वर्बल और नॉन वर्बल क्लासरूम में दोनों तरह के बिहेवियर है उसको मेज़र करने के सिस्टम की बात की थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि फ्लैंडर्स ने केवल शाब्दिक व्यवहार पे काम किया, वर्बल पे काम किया। जो ग्लोबे हैं उन्होंने शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों पे काम किया।
ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करिए। अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन इवैल्यूएशन पे है। इवैल्यूएशन का अर्थ होता है किसी तथ्य के बारे में निष्कर्ष लेना या निष्कर्ष निकालना। बिल्कुल सही बात है। इवैल्यूएशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सही है, दिस इज़ करेक्ट। इवैल्यूएशन बोथ होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही होता है। अब इवैल्यूएशन इज़ कॉम्प्रिहेंसिव, इट इंक्लूड असेसमेंट। ठीक है, तो इवैल्यूएशन काफ़ी एक बहुत मतलब ब्रॉड टर्म है, व्यापक टर्म है, और इसमें आपका असेसमेंट भी शामिल होता है। ये चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ई हो गया, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इवैल्यूएशन आप लोग के सिलेबस में अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन पॉइंट ए, यहाँ पे देखिए 2 तरह की इवैल्यूएशन होते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन। करेक्ट। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है कि वो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में काम आता है। फॉर्मेटिव मतलब जैसे क्या होता है, आपका जो एग्ज़ाम देते हैं, जो फाइनल रिजल्ट आता है, ठीक है, वो आपका नहीं, वो आपका समेटिव में आएगा। ठीक है, फॉर्मेटिव मतलब कि जो आप मतलब क्लास में जो भी फैकल्टीज़ हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो छोटे छोटे मतलब देखते हैं कि बच्चों में कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है, वो सारी चीज़ें आपके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आएंगी। इसमें कोई एग्ज़ाम या टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पॉइंट नंबर सी यहाँ पे देखिए, तो शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने में ये हेल्प करता है। जैसे बच्चे में क्लास में किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बच्चों से पूछते हैं कि भाई ये चीज़ समझ में आई, तो कैसे पूछते हैं आप, उनसे उससे रिलेटेड चीज़ें उससे पूछते हैं, फिर वहीं से फीडबैक आपको मिलता है, फिर आपको उसको तुरंत आप उसको दोबारा से उसको रीटीच करते हैं। तो ये आपके आ गया फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में काम आता है। तीसरा है क्या, जो समेटिव इवैल्यूएशन है, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन में हेल्प करता है। जैसे कि पूरे साल आपने पढ़ाया बच्चों को, उसके बाद जो बच्चों के रिजल्ट्स आते हैं तो वो बताते हैं कि भाई बच्चों मतलब वो बच्चों के पूरे मतलब कैटेगराइज करते हैं कि भाई बच्चों ने कितना सीखा। ठीक है, ये चीज़ें आपके आ जाएंगी। उसके बाद 2009 में CBSE के द्वारा लाया गया CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, इसका मेरे पास एक नोट्स है, ठीक है, छोटा सा है नोट्स। तो जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है वो आपके RTE एक्ट 2009 के तहत लाया गया। ये एक स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन होता है, जिसमें मतलब एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल एस्पेक्ट की बात करते हैं। आपके इसमें स्कॉलिस्टिक एरिया और को स्कॉलिस्टिक एरिया दोनों आएगा। स्कॉलिस्टिक में जो एकेडमिक वो आता है, और को स्कॉलिस्टिक में जो भी मतलब आप गेम्स वगैरह हो रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो आपका आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा खुद से। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर A, B, C, D सभी सही हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? E, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है। ठीक है, ये आपका जो ऑप्शन नंबर D है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई CCE का कॉन्सेप्ट पहली बार कब लाया गया? RTE 2009 के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनिट 3 का ये आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ वन स्टूडेंट इज़ कंपेयर्ड विद अनदर स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A। ठीक है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये टेस्ट 2 तरह के होते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और दूसरा हो गया क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, टीचर मेड टेस्ट की अगर बात करें तो तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर A इज़ राइट। अगर टीचर मेड टेस्ट की बात करें तो जो आपके क्लास में छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, जो वो आपके टीचर जो बनाते हैं, ठीक है, वो आपके टीचर मेड टेस्ट हो गए। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है कि एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर किया जाता है। इसको आपको, मुझे समझ नहीं आता कि अगर गाड़ी में हॉर्न है तो उसको बजाना ज़रूरी है। ठीक है, मेरी वीडियो ख़राब हो रही है तो हाँ
जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है उसको एनआर टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें आपकी रैंकिंग निर्धारित होती है कि फ़र्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, इतने मार्क्स है, सीट इतनी है। तो इसमें क्या होता है कि कोई एक क्राइटेरिया नहीं है कि इस क्राइटेरिया से ज़्यादा आपने पा लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि एक स्टूडेंट का जो मार्क्स होता है, एक तरह से रैंकिंग जब होती है तो कंपैरिजन होता है दूसरे स्टूडेंट से, भाई किसकी कितनी रैंक है, तो ये आपका आ जाएगा इसमें। क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट की बात करें, इसको आप सीआर टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने एग्जांपल लिखा है सीटेट का जो आपका एग्ज़ाम होता है, इसमें एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से कोई कंपैरिजन नहीं होता है। जैसे 90+ जनरल के लिए है कि भाई 90+ जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे पास हैं, चाहे आप 120 है, 110 है, इनफैक्ट 90 भी हैं, तो किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा है। एक क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया गया है, क्राइटेरियन मतलब क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया गया, एक मानदंड निर्धारित कर दिया गया है कि भाई इससे ज़्यादा पाए हैं आप पास हैं, ठीक है। तो ये मैंने कोशिश की है कि एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की। आई होप आपको ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू समझाना मतलब एग्जाम्पल सेट करना आसान नहीं होता, ठीक है, बट या समझना आसान है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। इससे जो भी ये वीडियो है इसमें रिलेटेड किसी को भी कुछ डाउट है या कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट में लिख के भेजिए, मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दूँ, ठीक है। और बट मैंने वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपको वो चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम यूनिट 4 को कवर करेंगे और ये यूनिट मतलब 5 वीडियो जो आए हैं अभी तक, ये 5वां वीडियो है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे ही वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं और कहने को 10 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। अगर आप बहुत मतलब इसको बहुत इलेबोरेट करके मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के भी अगर मतलब कंटेंट बनाऊँ तो बड़े आराम से घंटे घंटे भर की वीडियोस बनाई जा सकती हैं, पर टाइम सेव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो आप लोग को प्रैक्टिकल्स भी चल रहे होंगे, फिर आपका असाइनमेंट्स भी लिखने हैं, ठीक है, तैयारी भी करनी है, बट मतलब मेरी तरफ से ये एक हेल्प है। अगर आप शिक्षा एकेडमी के हार्डवर्क से आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ सुपर थैंक्स फीचर का यूज़ करके चैनल को मॉनिटरी सपोर्ट दीजिए। और क्योंकि वीडियोस काफ़ी क्वालिटी होती है और मैं बहुत मेहनत भी करती हूँ, तो मुझे भी एक एज अ रिवॉर्ड रीइंफोर्समेंट चाहिए मुझे भी सम टाइम, ठीक है। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी, ठीक है। और आप फीडबैक यहाँ पे वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ये भी एक तरह का सपोर्ट है और ये सपोर्ट मतलब डेफिनेटली मैं डिज़र्व करती हूँ, तो ये एक बात है। और बाकी आप मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और ऑल द बेस्ट एवरीवन, आपके सभी एग्ज़ाम्स में आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।